बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं चीख उठा कराची। मैं साइमा कमल। आपको याद है कि 11 सितंबर 2012 को कराची शहर में बल्दिया फैक्ट्री में जो एक सानेहा हुआ था, बीबी आपको वो याद है? ज़रा कभी पलट के ज़रा गलती से इधर भी आइएगा, ज़रा हम आपको बताते हैं कि उनके जो लवाहिकीन है ज़रा पता कर लीजिए कि वो किस हालत में ज़िंदा रह रहे हैं। उन वक्त ने तकरीबन 11 साल के बाद उनके ज़ख्मों पर मरहम रखा या नहीं रखा। और एक चीज़ मेंशन कर दूं कि इसमें से बहुत सी लाशें ऐसी थी कि जो कि 2-3 महीने के बाद मिली थी। मजमूई तौर पे अगर देखा जाए तो आप ये कह लें कि 10.5 साल का अरसा। आप क्योंकि जब लाश आपके प्यारे की आप दफनाते हो ना, तो असल में कुछ लोग कहते हैं कि उसी वक्त से आप काउंट करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। अगर उस हवाले से देखा जाए तो 10.5 साल, वरना अब ये 11 सितंबर को होने जा रहे हैं पूरे 11 साल। अब ये है वो फैक्ट्री। इस फैक्ट्री को कहते हैं बल्दिया टाउन की वो मकरू फैक्ट्री, मैं इसे मकरू कहूंगी। ये जो खिड़कियां आप देख रहे हैं ना, इधर खड़े हुए माँ बाप ने ना अपने बच्चों को वहां पे जलते हुए देखा था, चीखते हुए देखा था, हमें बचा लो हमें बचा लो। गेट सारे के सारे बंद थे। और फिर ये कि ये आग बाद में पता चला कि लगी नहीं, लगाई गई थी। आप सोचिए इनकी हालत क्या हुई होगी। ये 11 साल तो क्या 11 सदियां इनके इस दुख के मदावे के लिए कम है, नहीं हो सकता। इन खिड़कियों में मुझे अभी मेरे सामने माएँ रो रही हैं, तड़प रही हैं 11 साल बाद नहीं, वो सिर्फ ये इस जगह पर आकर। ये वो तमाम कफील थे जो अपने घर के चलाने वाले थे, तमाम के तमाम कफील थे। कफील इस घर से गए, गरीबों के घर से गए, किसी ने पता किया कि भाई हम तो हमारी जिम्मेदारी थी जान माल इज्जत आबरू की हिफाजत करना, नहीं कर पाए, माफ़ कर दीजिए, लेकिन कम से कम आप इस चीज़ की फिक्र मत कीजिएगा कि आपके घर का चूल्हा कैसे जलेगा। किसी ने सोचा? 1% भी नहीं सोचा। शुरू में कुछ वो ऐलानात वगैरह हुए, कुछ ले दिला के फारिग किया, और बाकी इनकी ज़िंदगी कैसे कटती है। अब इनके बच्चे ज़िंदा होते वो वाले तो इनको रुलने ना देते। आज ये रुल गए बिल्कुल। मैं इन रुले हुए लोगों की, इन लवाहिकीन की आपको आज एक दफ़ा फिर से आवाज़ सुनाने के लिए, चीख सुनाने के लिए आई हूँ। थोड़ा सा हो सकता है कि जो लोग सोए हुए हैं उनकी थोड़ी सी गैरत थोड़ी सी जाग जाए, उनकी हो सकता है भूल गए हो, इतने सारे तो हादसा हो चुके हैं, हो सकता है भूल गए हो, तो याद दिलाने के लिए आ जाते हैं हम लोग। अभी मैं लेके जा रही हूँ आपको ज़रा, चूँकि अब ये 11 साल होने वाले थे, हमने कहा कि ज़रा इनकी भी ज़रा सुन लेते हैं, इनकी भी चीख एक दफ़ा फिर से आप तक पहुँचा देते हैं। बल्दिया फैक्ट्री और इसमें जो शहीद होने वाले उनके लवाहिकीन से आज हमारा खुसूसी प्रोग्राम है, मेरे साथ रहिएगा जनाब। ये वो बल्दिया टाउन की गलियाँ हैं। फैक्ट्री से बस कुछ ही दूरी के फासले पर, तकरीबन ना होने के बराबर ये दूरी है, और हर इस गली से एक जनाजा तो लाजमी, वरना कम से कम 2 से 3 तो एक घर से जनाजे उस दिन उठे, और अल्लाह माफ़ करे ऐसे उठे कि किसी दुश्मन का भी अल्लाह ताला ना उठाए। और इस वक्त रियासत पे, इंसाफ पे इतने सारे सवालात, और एक घर का दरवाज़ा मेरे सामने। यहाँ पे आपको कुछ लोगों से मैं मिलवाती हूँ जिन्होंने 10.5 साल पहले अपने अपने बच्चों को खोया है। उन बच्चों को खोने के बाद आज 10.5 साल गुजरने के बाद इनकी हालत कितनी बेहतर हुई है, इनकी हालत में कुछ सुधार आया है, इनको ज़िंदगी नॉर्मल गुजारने में कोई मददगार साबित चीज़ हुई या नहीं, आके खुद ही देख लीजिए। मैं उस घर में आ चुकी हूँ जहाँ पर कुछ आपको लोग ऐसे जिनसे मैं मिलवाने के लिए लाई हूँ। मेरे हाथ में कुछ तस्वीरें हैं जवानों की, और मैं अपने आप को ज़हनी तौर पे ये कन्विंस करने में कुली तौर पे नाकाम हो रही हूँ कि ये लोग इस वक्त इस दुनिया में नहीं हैं। इनकी मौत किस तरीके से हुई, पूरे कराची तो क्या पाकिस्तान की तारीख में आप फिंगर टिप के ऊपर ऐसे मुजरिमाना और जालिमाना वाकयात अगर देखेंगे ना, इतना क्रूएलिटी के साथ, बहुत ही मुश्किल से कोई आपको ऐसा मिलेगा। हम आज भी कांप जाते हैं, जिनसे हमारा खून का रिश्ता नहीं है, तो आज भी अगर बल्दिया टाउन के लवाहिकीन का और उनके जो वो लोग जिन्होंने जलकर अपनी जानें दी, और जले भी कोई इस तरीके से नहीं थे कि बस जिस्म का थोड़ा सा हिस्सा जो है या कुछ हिस्सा जो है या आधा हिस्सा जो है वो जला हो। आप सोचिए, मैं पता है अपने अल्फाज बड़े संभल के इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि इनके घर वाले मेरे साथ मौजूद है, बाप मौजूद है, माँ मौजूद है। मैं नहीं चाहती हूँ इनके जख्मों को मजीद मैं कुरेदूं, वरना आपको भी पता है कि मौत कैसी हुई थी वहां पर। ये कड़ियल जवान एक घर से जब 2-2, 3-3 जनाजे जो थे वो उठे थे, तो आप जरा सोचिए कि उसके बाद तो रियासत को हिल जाना चाहिए था, इसके बाद तो रियासत को चैन नहीं आना चाहिए था जब तक कि आप कैफरे किरदार तक उन मुजरिमान को पहुंचा देते। जानो माल की और इज्जत की जिम्मेदारी रियासत की होती है। रियासत पूरी तौर पे उस वक्त नाकाम हुई। एक बाप से सबसे पहले मैं मिलवाती हूँ आपका एक जवान बेटा, ये उस वाक़े में शहीद हो गया। जी। नाम क्या था इसका?
میرا نام محمد صدیق ہے, میرے بیٹے کا نام شہباز تھا, اور وہ جو نا اس کی طبیعت صحیح نہیں تھی, لیکن وہ پھر بھی جو نا ڈیوٹی پہ گیا, اور بس اس دن کے بعد وہ واپس نہیں آیا. مجھے صرف اتنا بتائیں کہ اس کے بعد کیا آپ کے کسی اس دکھ کا مداوا تو نہیں ہو سکتا, کسی نے کوئی مرہم رکھنے کی کوئی کوشش کی؟ نہیں, کوئی بھی نہیں آیا ہمارے. ہم خود جو نا در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں, لیکن آج تک کوئی ہمارے پاس یہ پوچھنے نہیں آیا کہ آپ لوگ کس حال میں ہو اور کیسے ہو. جی. ایسے میں تو ظاہر ہے کہ ایک آپ کے ساتھ آپ کی وائف ہے, ان کی اس بچے کی ماں, تو آپ لوگ مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ ایک ایسا سانحہ تھا کہ ایک تو ہوتا ہے سانحہ یہ کہ چلے ایک قدرتی طور پہ کوئی آفت آ گئی, ایک ہوتا ہے کہ قدرتی طور پہ کوئی ایسا حادثہ ہو گیا, ایک ہوتا ہے کہ یہ حادثہ نہیں بلکہ آپ کو پتا چلا بعد میں کہ یہ تو لگائی گئی تھی آگ. اس وقت آپ پہ کیا گزری؟ اس ٹائم پہ جو ہے نا بہت ہمارا افسوس ہوا, اور یہ سیٹ جو ہے نا بڑا ظالم تھا. انسان اپنی جان بچانے کے لیے کوئی نہ کوئی کوشش کرتا ہے, بچوں نے بھی جو ہے نا کی ہوگی, لیکن وہ گیٹ بند تھے اس لیے جو ہے نا کوئی بھی باہر نہ نکل سکا. صدیق بھائی, ایسے میں اگر کوئی اور ریاست ہوتی نا تو ریاست کو چین نہ آتا جب تک کہ آپ لوگوں کا مجرم پکڑ کے آپ کے سامنے ٹانک نہ دیتے. ریاست کو چاہے وہ کوئی بھی ہوتا, کوئی پولیٹیکل پارٹی سے تعلق ہوتا یا پھر کسی فیکٹری مالکان ہوتے, ایکس وائی زی کوئی بھی ہوتا, اگر ہوتی نا کوئی ہوش مند ریاست تو پھر وہ پہلے کیفے کردار تک پہنچتے, بعد میں جنازے اٹھتے. ہونا تو یہ چاہیے تھا. لیکن ابھی آپ مجھے یہ بتائیے کہ آج 10.5 سال ہونے کو ہے, 11واں سال چڑھنے والا ہے. 11واں سال میں کسی قسم کی آپ کی زندگی کے اندر کوئی تبدیلی, کوئی زندگی میں سدھار آیا یا بگڑتی جا رہی ہے؟ نہیں, سدھار تو کوئی نہیں آیا, بگڑتی ہوئی جا رہی ہے. حالات ہے کے حساب سے جو ہے نا ہر اپنی جو ہے نا کوشش کرتے ہیں, لیکن جو ہے نا وہی حالات ہے. مہنگائی بھی اتنی ہے, گھروں کا گزر بسر نہیں ہو رہا, کیا کرے بندہ. جو ہے آپ لوگ اس طبقے سے تعلق رکھتے ہیں کہ جس کو کہا جاتا ہے کہ روز کی دہاڑی کمانے والے آپ لوگ کمانے, تو فیکٹری ایک بہت بڑا سہارا تھی آپ لوگوں کی. میں ایسی یہاں پہ خواتین کو جانتی ہوں کہ جنہوں نے اپنے بچے جب چھوٹے چھوٹے تھے نا تب انہوں نے اس فیکٹری میں کام کرنا شروع کیا, اور پھر وہ بچے جب بڑے ہو گئے تو ان کے بچوں نے بھی اسی فیکٹری میں کام کیا. اب وہ فیکٹری ہو گئی بند. آپ لوگوں کا کوئی روزگار, کوئی وسیلہ کیا ہے؟ نہیں, بچے جو ہے نا فیکٹری میں کام پہ جاتے ہیں, دوسری فیکٹریوں میں, ٹھیک ہے نا. اب یہ بھی جو ہے نا جب سے ہوش سنبھالا تھا بچوں نے, میں اکیلا کمانے والا تھا, میرے 2 بچے تھے, تو انہوں نے جب سے ہوش سنبھالا کہ ابو ہم بھی آپ کے ساتھ تھے, تو اس طرح جو ہے نا یہ علی انٹرپرائز پہ دونوں بھائی کام پہ گئے تھے, اور تب سے جو ہے نا 13 سال ہو گئے تھے ان کو وہاں کام کرتے ہوئے. جس دن یہ حادثہ ہوا کتنی دیر بعد آپ کے بیٹے کی لاش جو تھی وہ ملی تھی آپ کے, جو آپ کو دفنانے کے لیے کب تک دی گئی تھی, کتنا ٹائم لگا؟ مجھے 50 دن کے بعد لاش ملی تھی. اور 50 دن تک آپ سولی پہ لٹکے رہتے؟ جی ہاں بالکل. روز رات کو میں جب دروازے کھٹکھٹا کے واپس آتا تھا, پورا دن مارا پھرتا تھا. پھر میاں بیوی دونوں جو نا دروازے پہ بیٹھ جاتے تھے کہ شاید ہمارا بیٹا یہاں سے آ جائے. صدیق بھائی حوصلہ رکھیے. دیکھیے میں اس وجہ سے آپ سے یہ سوال بڑا میں نے حوصلے کے ساتھ آپ کے ساتھ کیا کہ دیکھیں 50 دن آپ سوچئے کہ 50 دن آپ کو پتا ہے آپ کا بیٹا چلا گیا ہے, آپ کو پتا ہے آپ کا بیٹا کس طریقے سے گیا ہے, موت کیسی ہوئی ہے, اور اس پہ 50 دن آپ کو پتا ہے کہ یہ ایک انسانی جبلی فطرت ہوتی ہے کہ آپ کا جو پیارا اگر فوت ہو جائے نا تو ہم کیا کہتے ہیں کہ ہم دوسرے ملک میں بھی بیٹھے ہوتے ہیں نا تو ہم کہتے ہیں کہ ایک دفعہ آخری دیدار دے, ایک دفعہ دیکھ لوں سے میں آخری دیدار صحیح, کیونکہ آپ کو چین نہیں آتا اس وقت تک. یہ ایک جبلی فطرت ہوتی ہے, آپ کو اس وقت تک چین نہیں آتا جب تک کہ آپ اپنے پیارے کا آخری دفعہ منہ نہ دیکھ لیں. صدیق بھائی ابھی دیکھیں, ابھی کوئی بھی دنیا کی طاقت آپ کا بیٹا نہیں لا سکتی, آپ کو بھی پتا ہے مجھے بھی پتا ہے. لانا ہوتا تو میں شاید اپنے ماں باپ کو واپس لے آتی, اب نہیں یہ ہو سکتا ہے نا, جو چلے جاتے ہیں وہ نہیں آتے. اب مجھے یہ بتائیں کہ آپ کا گزر بسر بہت ہی, ایک تو مہنگائی اتنی ہو گئی, دوسرا آپ کا گزر بسر بہت مشکل سے اس وجہ سے ہو رہا ہے کیونکہ آپ کے بچے دوسری فیکٹری میں جا رہے ہیں, وہی کام کر رہے ہیں. ڈر نہیں لگتا آپ کو خدا نہ خواستہ ایک دفعہ پھر سے خدا نہ خواستہ ادھر حادثہ ہو سکتا ہے, کہیں وہاں پہ بھی خدا نہ خواستہ کبھی دل میں دھڑکا لگا؟ ہمیں بالکل دھڑکا لگا رہتا ہے کہ شام کو اگر جو ہے نا 8 سے 9 بج جاتے ہیں نا تو بچوں کو جو ہے نا فون کر کے پوچھتے ہیں کہ بھائی کہاں ہو آپ, کہ ابو ہم لوگ آ رہے ہیں, تو دل کو تسلی ہوتی ہے کہ ہاں بھائی جو ہے نا ہمارے. اور ہم جو ہے نا حکومت سندھ سے اپیل بھی کرتے ہیں کہ جو اس فیکٹری میں ہوا ہے برائے مہربانی ایسا کوئی قانون بنائیں کہ آئندہ کوئی ایسی فیکٹری میں یہ حادثہ نہ ہو. کامران جو تھے یہ 26 سال کے تھے اور یہ ہیلپر تھے اس فیکٹری میں. والد صاحب ہیں ان کے اسحاق صاحب. اسحاق بھائی
مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ میں جب اس گلی میں آئی تھی تو مجھے بتایا گیا تھا کہ یہ وہ گلیاں ہیں کہ جنہوں نے ہر گھر سے 1 سے 2 جنازے تو لازمی اٹھے تھے, سب کام کرتے تھے اسی فیکٹری کے اندر. آپ کے بیٹے کی جو اس دن شفٹ تھی وہ چینج ہوئی تھی یا اس کی یہی والی شفٹ تھی؟ مسلسل اس کی یہ والی شفٹ تھی. کامران نے آخری بات آپ سے کیا کی تھی؟ کوئی فون پہ بات اس وقت جو موبائل پہ کوئی بات کی؟ کامران جو ہے تقریباً حادثے سے 2 گھنٹہ پہلے ادھر ہوٹل پہ چائے لینے آیا تھا, تو میں اتفاق سے وہاں آیا ہوا تھا, تو میں نے کہا کہ بیٹا ابھی آپ آئے نہیں ہو گھر پہ. کہنے لگا بہت تنخواہ ملتی ہے تو تنخواہ لے کے میں آتا ہوں. تو پھر جب میں بھی کمپنی میں کام کرتا ہوں تو میں پھر کمپنی میں کام پہ نکل گیا, تو مجھے گھر والوں نے فون کیا کہ کامران کی فیکٹری میں آگ لگ گئی ہے, آپ وہاں جا کے دیکھیں کیا معاملہ ہے. تو جب میں وہاں پہنچا تو وہاں پہ آگ لگی ہوئی تھی, دھواں نکل رہا تھا. اس وقت اندازہ تھا کہ آپ کا کامران جو ہے وہ اندر کس حالت میں؟ مطلب اس وقت یہ امید تھی کہ بھئی اندر صحیح ہوگا, سب کوشش کر رہے تھے کہ بھئی یہاں سے مگر دروازے بند تھے, جس وجہ سے وہ اگر دروازے بند نہ ہوتے تو کامران نکل آتا. میں ایک چیز آپ سے معلوم کرنا چاہوں گی. دیکھیے آج 10.5 سال گزر گئے, تو ہو سکتا ہے کہ اب ضروری کچھ سوال ہوتے ہیں اس وجہ سے کرنے پڑتے ہیں, ورنہ میرا دل نہیں چاہ رہا کہ میں آپ سے یہ سوال کروں, آپ کے زخم کو پوری دوں. مسئلہ ہے اس لیے پوچھنا پڑ رہا ہے. مجھے آپ یہ بتائیے گا کہ کامران کی آپ کو لاش تقریباً کتنے عرصے بعد ملی؟ دوسرے دن مل گئی تھی. دوسرے دن مل گئی تھی. اس کی شناخت ہو گئی تھی؟ جی. اس کی شناخت کیسے ہو گئی تھی؟ کیونکہ وہ تو ناقابل شناخت لاشیں تھیں. گھٹن میں آ گیا تھا, جلا نہیں تھا. جلا نہیں تھا, گھٹن میں آ گیا تھا. آپ مجھے بتائیے کہ ایک 26 سال کا بیٹا جو ہوتا ہے وہ تو اپنے باپ کا اور ماں کا سہارا ہوتا ہے. ہم اس میں سنا ہے, بچپن سے سنتے آئے ہیں کہ ماں باپ جو ہیں وہ اپنی پوری پونجی اور اپنے بڑھاپے کا سہارا دیکھتے ہیں. وہ بڑھاپے کا سہارا چلا گیا اب آپ کا. اب آپ مجھے بتائیں کہ آپ کا کیا سہارا ہے اب اس وقت؟ کیا سہارا ہے؟ بڑا بیٹا ہے. بڑا بیٹا ہے. تو آپ کو جو وعدے کیے گئے تھے ریاست کی جانب سے, کچھ لوگوں کی جانب سے, آپ وہ وعدے پورے کیے گئے؟ آپ کو کمپنسیٹ کیا؟ وہ تقریباً جو اس وقت کے وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ نے 3 لاکھ اور وزیر اعظم نے 4 لاکھ کا اعلان کیا تھا وہ ملے. ملک ریاض صاحب کے نہیں ملے, اور جنہوں نے اعلانات کیے وہ نہیں ملے. اور 5 سال کے لیے OBI کی پینشن ماں باپ کی جاری تھی, وہ بھی 5 سال کے بعد بند کر دی گئی. ابھی تک وہ کھلی نہیں ہے ماں باپ کی. جناب یہ جیسے تیسے کر کے میں نے تو پہلا حصہ یہ پروگرام کا جو کیا ہے, اور میں جس طریقے سے یہ پروگرام لے کر چل رہی ہوں, میرا اللہ جانتا ہے کہ دل کی کیا حالت ہوتی ہے جس وقت آپ کسی کے یہ والی آپ سٹوری سنتے ہیں نا, یہ میرے لیے سب سے مشکل ہوتی ہے. آپ کو اپنا ایک پیشہ ورانہ ذمہ داری نبھاتے ہوئے آپ کو اپنے آپ کو کنٹرول بھی کرنا پڑتا ہے, اور ایک طرف آپ کے اندر کا جو انسان ہوتا ہے نا, جو آپ کا درد ہوتا ہے, آپ کا دل ہوتا ہے, ایک انسان کا ہی ہوتا ہے, وہ اس وقت ایسی حالت میں ہوتا ہے, یقین کریں کہ میرا دل چاہ رہا ہے میں اس وقت دھاڑے مار مار کے ان کے ساتھ رو پڑوں. اتنا بڑا ظلم ہوا یہاں پر. ایک چھوٹی سی بریک کا وقت ہوا ہے, بریک کے بعد واپس آئیں گے, مزید آپ کو دکھائیں گے بہت کچھ. میرے ساتھ رہیے گا. میں اس گھر سے باہر آئی, اور کیونکہ جو اندر 2 باپ مجھے ملے, وہ جس طریقے سے اپنے بیٹے کا ذکر کر رہے تھے, سوال تو بہت سے بنتے تھے, ہمت نہیں پڑ رہی تھی میری ایک باپ سے یا کسی ماں سے یہ سوال کرنے کے لیے. کیا کروں, کام ایسا ہے, نہیں دکھائیں گے تو وہ جو سوئی ہوئی ہیں ان کو جھنجھوڑنے والا کوئی ہوگا نہیں. مسئلہ یہ ہے. بھی کچھ اور لوگ میرے ساتھ موجود ہیں. سب سے پہلے تو ہم ایک ماں سے بات کرنا چاہیں گے. 2 ماں یہاں پہ بیٹھی ہوئی ہیں. آپ کا صحیح معنوں میں اب میرا امتحان شروع ہوتا ہے. آپ کا نام؟ زرینہ خاتون. زرینہ خاتون. آپ کا بیٹا اس میں شہید ہوا تھا؟ جی, اس فیکٹری میں شہید ہوا. میرا بیٹا عادل احمد ہے. نام کیا نام تھا؟ عادل احمد. عادل احمد. عادل کی عمر کتنی تھی؟ 26 سال. 26 سال.
और ये मुझे बताइएगा कि स्कूल पढ़ता भी था और काम भी करता था, 11 साल के उम्र से कम। तो मुझे ये बताइएगा कि आप लोग वो लोग हैं कि जो छोटे छोटी उम्र में आप अपने बच्चों को फैक्ट्री में भेजा करते थे रोजगार कमाने के लिए, ऐसे में जब आपको ये अचानक एक बच्चे की खबर मिली, एक माँ का दिल को कैसे करार आया ये सुनने के बाद? आया आज तक 11.5 साल बाद 10.5 साल बाद 11 साल बाद कोई माँ के दिल को करार आया ही नहीं आ रहा है? जी नहीं, मेरा बेटा तो छोटा सा था, इसलिए जॉब करता था। उसकी 4 बहनें थी, उसका बाप का इंतकाल हो गया, तो जाहिर बात है सबसे बड़ा वो ही था, घर के अंदर बड़ा वो ही था। 4 बहनें थे, 2 भाई थे। तो पहला शोर मेरा इंतकाल हो गया, फिर मैंने दूसरी शादी की, फिर मेरे बच्चे काम वाम करते थे, अपनी बहनों को पढ़ाते थे, करते थे। भाई मेरी बहनें पढ़े, वो खुद भी पढ़ा लिखा था, मैट्रिक पास था। बस अचानक बोला अम्मी मैं, उसके उस दिन सालगिरह था, उसका उस दिन उसकी सालगिरह थी जिस दिन उसका ये हादसा हुआ है। हादसा जिस दिन इसने वफात पाया उसी दिन जैसा है उसका साल, उसकी बरसी और सालगिरह एक ही दिन होती है। एक ही दिन था। बोला मम्मी पेमेंट नहीं मिला, पेमेंट लेके आ रहे। मैंने बोला बेटा छोड़ दे, आज नहीं जा। कह रहा नहीं अम्मी। फिर उसकी छोटी बहन ने बोला नहीं भाई पैसा लेके आओ, और आते टाइम में ना केक भी लेते हुए आना, आपके बर्थडे। बस 6 बजे 7 बजे पता नहीं कि बारिश हो रहा था हल्का हल्का, अचानक आग लगा। मोहल्ले वालों ने बताया, मैंने बोला मैंने सुना या नहीं सुना। मेरी बेटी ने चीख पुकार किया, अम्मी भाई का फैक्ट्री में आग लग गया, तुम सुन नहीं रहे हो। मैंने बोला पता नहीं क्या बोल रही है। मैं चुप करके बैठी भी, ऐसा मैं गुमसुम हो गई, मेरे को कोई चीज़ों का पता ही नहीं। फिर मेरे बच्चे फिर बोला अम्मी भाई की फैक्ट्री में आग लग चुके और बहुत बुरी तरह लगा है आग, तुम सुन नहीं रहे हो। बस मेरे बच्चे का मुझे गली मोहल्ले वालों को सबको मैंने इकट्ठा किया। मैंने बोला जाओ मेरे बच्चे को बचा के लेके आओ। फिर सब भागे, सब गए, कोई नहीं। आग 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 दिखा रहे। कितने दिन बाद फिर आपकी बेटी की लाश मिली? मेरे बेटे की लाश दूसरे दिन तय खाने में, कटिंग डिपार्टमेंट था वो अच्छा खासा बच गया था। वो लोगों को निकालते हुए करते हुए, फिर इसका जो ठेकेदार था उसके पीछे गया, फिर वो लिप गिरा, लिप के अंदर से वो बाहर नहीं आ सका। मुझे ये बताइएगा आपके बेटे की लाश तो दूसरे दिन मिल गई, आपको इंसाफ मिला आज तक इन 10.5 सालों में या नहीं? इंसाफ नहीं मिला। हम जितने भी लवाकिन था भाग के इधर उधर, हम लोग को जो शहीद हुआ वो तो गए। जो पेंशन का देखो, पेंशन हमारा अच्छे खासे देते थे, वो हमारा बंद करवा दिया। ये 5 साल पहले बंद हुई है ना? तकरीबन 5 साल तो दी थी उन्होंने, 5 साल बाद बंद किया। ईओबी की वो जो पेंशन उसकी जिक्र कर रहे हैं, जो माओ को दे रहे, माओ को नहीं दे रहे। माँ क्या खाएंगे? माँ के सिर पे कौन है? सिवा अल्लाह के। अस्पताल के लिए नहीं होते। आपका बेटा भी शहीद हुआ? ये मेरा बेटा भी अल्लाह नवाज नाम था, घर से गया मेरे साथ। मैंने 18 साल काम किया। आपने खुद भी उस फैक्ट्री में काम? हाँ, मैंने 18 साल किया। ये 2 साल का था मैं लगी थी। तो फिर ये बोलता था मम्मा तू बैठ जा, बीमार रहती, मैं काम करूंगा, अभी बड़ा हो गया हूँ। मैंने बोला नहीं बेटा मैं भी करूंगी, जब तेरी शादी होगी फिर मैं बैठूंगी। मैं काम पे लगी हुई हूँ, बारिश हुई है। मैंने बोला चल बेटा घर में बारिश बहुत हुई है, घर में पानी आया होगा। बोलता नहीं मम्मा मेरा हाजिर लॉस कट जाएगा। मैंने बोला मैं तो जा रही हूँ, मैं जैसे आई हूँ घर में। मुझे बोलता था कड़ी बनाना, पकोड़े लाऊंगा। मैं कड़ी बना रही हूँ, इतने से मुझे आके बच्चों ने बोला कि आग लगी। फिर हम फैक्ट्री गए, कोई आवाज ही नहीं है, आग आग आग। पागलों जैसा कभी इधर कीचड़ में भागते हैं, कभी इधर गिरते हैं, कभी इधर गिरते हैं। बाप को कैंसर हो गया, परेशानी रख रख के कैंसर हो गया। वो 2 साल हो गए, मर गया। अब बेवा भी हो गई उसके? कौन है? हाँ, अब मेरी तो इतनी मुश्किल है कि अस्पताल के लिए भी नहीं होते। किराए का मकान है, पिंचल जो मिलती किराया दे देती हूँ 7,000।
बेटे की लाश कितने दिन बाद मिली थी? हमारे को सुबह मिल गई थी 4 बजे, किस हालत में थी? दम घुट के हुई थी? सारा जल गया था थोड़ा, जला हुआ था तो इतनी जल्दी शिनाख्त हो गई थी? दम घुटने से हुआ। आपका तो बेटे दम घुटने से आपके बेटे को जली? दम घुट गया था। ये ऐसे करके बैठे हुआ था, हाथ सलामत थे, मुंह सलामत था, बाकी जला हुआ था। अच्छा, इसी वजह से शिनाख्त हो गई कि उसका मुंह सलामत था? हाँ, सलामत शनाख्ती कार्ड पड़ा हुआ था, चाबी बैग के पड़ी हुई थी, बच गया। और माँ को सुकून तो खैर क़यामत आखिरी वक्त तक नहीं मिलेगा, लेकिन थोड़ी सी कोई 10.5 सालों में कोई थोड़ी सी तसल्ली हो गई है या जिंदगी और बिखर गई? और बिखर गई है। तसल्ली कहाँ से हुई? गाड़ी उजड़ गया, तसल्ली कहाँ से हुई? अब तो मैं कतई तौर पे आपसे ये नहीं कहूंगी कि आप चुप हो जाएं, मैं कहूंगी कि हाँ, आपका हक बनता है कि आप रोएं, क्योंकि इनको रोने पे हमने मजबूर किया है, रियासत ने मजबूर किया है। मैं क्यों चुप कहूं इनको कि आप चुप हो जाएं? मैं इनको चुप कराने के लिए, दिलासा के लिए मेरे पास लफ्ज है कोई? कोई डिक्शनरी में ऐसे, हजूरे वाला, इस पूरी इंसानी डिक्शनरी में कोई ऐसा लफ्ज नहीं है कि एक माँ को कोई तसल्ली दे के तुम्हारा जवान बच्चा चला गया, तसल्ली रखो। मैं कतई तौर पे आपसे ये नहीं कहूंगी कि माँ जी आप रोए नहीं, हक बनता है आपका रोना, क्योंकि रोने के लिए आपको रियासत ने मजबूर कर दिया। रहते इलाज के लिए, दवाई के लिए फैक्ट्री जाती हूँ, ये बच्चा लेके जाता हूँ, वहाँ बैठ के काम करती हूँ। ना करूँ तो क्या करूँ? दवाइयाँ लाने के लिए बैठे, पर्चियाँ इतनी पड़ी हैं 5 दवाइयों की, किसी ने पूछा नहीं है। उल्टा जो है हक नहीं दे रहे हमारा कि चलो हम मरने के लिए तो रखें, कल मरेंगे तो कौन दफनाएगा? हमें तो अभी ये फिक्र है, हमारे तो चले गए, जब मरेंगे तो कैसे दफनाए जाएंगे? हमारे तो बाहर से आते हैं, वो भी आप लोगों ने दबा के क्यों रखा हुआ है? दो हमारे गरीबों का, ताकि हम कोई कारोबार करे, कोई पेंशन कुछ भी नहीं। आपके अब आपको नजर आ रहे होंगे 2 बुजुर्ग साथ में नजर आ रहे होंगे, और आज से 10.5 साल पहले इनके बच्चों ने भी उसी जगह पर, उसी फैक्ट्री में अपनी आखिरी सांसें ली। यकीन करें कि असाब के इम्तहान से कैसे कैसे इस प्रोग्राम के दौरान गुजरना पड़ता है वो मैं जानती हूँ, मेरा अल्लाह जानता है। ये लोग तो वो हैं कि जिन्होंने वो हादसा ऑब्जर्व किया है, वो तकलीफ जो इनकी है ना, वो तो मैं और आप कभी सोच भी नहीं सकते। अल्लाह ताला बचाए रखे, ये इन्हीं का हौसला है। अस्सलाम वालेकुम। 11 सितंबर और 10.5 साल का अरसा, कोई मरहम आपके जख्म पे अभी तक रखा गया या नहीं? रखा गया, कोई पूछगछ नहीं है। और मैं सोतेला बाप हूँ आदिल का, मैं आदिल का सोतेला बाप हूँ, पहले ही यतीम था। ये मेरी बीवी है। मैं खुद वहाँ पे कंपनी में रुलता जाऊँ, उन्होंने बीओपी पेंशन इनकी बंद कराई, यूबी की जो पेंशन है, जो बंद कराई गई है, जो आज तक नहीं मिल रही है, हर एक डिपार्टमेंटों को मिल रही है। बाकी ये क्यों नहीं मिल रही है? 11 साल उसकी सर्विस है, अभी तक कोई पैसे का कोई इल्म नहीं है, कोई इल्म नहीं है। हर दिन भागते हैं। मंसूर ने अभी भी हमको तारीख दी थी, हम लेबर कोर्ट में गए थे, बोले जज नहीं आया, ये नहीं आया। वो हमेशा हमारे साथ 420 और पेंशन इसने बंद कराई है, मंसूर ने, जो लीडर बना हुआ था ना, इसने बंद कराई है, ताकि मजबूर हो हमारे पीछे भागे। मैं खुले बयान दूंगा, मैं खुले बयान दूंगा। 11 साल की सर्विस करी हो बच्चे को मैं खुद भर्ती करके आया था। वो काय को मेरे दोस्त का बच्चा था, पहले वो यतीम हो चुका था, मैंने हाथ रखा है। मैं खुद के पीठी में मुलाजिम हूँ, मेरे खुद के 11 बच्चे हैं, बाकी मैं इनको संभाले बता। इनकी बहनों की शादियाँ कराई, जो कुछ मिला बच्चों को संभाला, सब छोटे छोटे बच्चे थे। ये पेंशन बंद करने की उन्होंने कोई खास वजह बताई? कोई खास वजह नहीं, ताकि आदमी तंग होंगे, हमारे पास भागेंगे। वरना आज तक बीओपी की पेंशन बंद हुई है, ये बता दें आप। क़यामत से बड़ी क़यामत किसी भी मुल्क के और उसकी रियासत के लिए क़यामत से बड़ी क़यामत ये है, एक तो आप हादसा रोक नहीं सके, एक तो इनकी आंखों के सामने इनके प्यारे चले गए, और 1-2 चले जाते तो क़यामत होती। यहाँ पे तो कितने लोग गए थे, कोई गली ऐसी नहीं है कि जहां से 5-5, 6-6 जनाजे ना उठे हों। और उसके बाद होना तो ये चाहिए था कि घुटनों के बल इनके सामने गिर जाना चाहिए था कि हम आप माजरत, आप हमें माफ कर दीजिए, हम आपके बच्चों की हिफाजत नहीं कर पाए, जबकि हम पर ये वाजिब था, हमारा ये फर्ज था कि हम आपकी इज्जत जान माल की हिफाजत करते, नहीं कर सके।
आपने तो कुजा वो जो गए सो गए, आपने तो जो इनकी पेंशनें आ रही थी बेचारों की, आपने तो ईओबी की तो वो पेंशनें बंद कर दी आज से 5 साल पहले। गजब खुदा का, हमें मौत याद नहीं है अपनी क्या? अस्सलाम वालेकुम बाबा। नमस्कार। मेरा बेटा उबैदुल्ला, वो हमको कमा के देता था, कंपनी में काम करता था। सुबह गया, वापस आया ही नहीं, साइकिल पड़ी थी, साइकिल भी कोई चोरी कर गया, मोबाइल भी कोई ले गया उसकी। और अभी 4 लड़के हमारे और हैं, सब बीबियों के हैं। हमारा कोई ख्याल नहीं करता। जैसे बाहर बारिश होती, मेरे मकान में अंदर बारिश होती, मैं पानी में पड़ा रहता हूँ। अभी कोई मकान मेरा सब जो है मैं नजर नहीं आता है, मेरे को सुनता नहीं हूँ, क्या करूँ। अब मेरी बूढ़ी भी है मेरे साथ, मेरी बीबी, और छोटा लड़का है, उसके खुद के 3 बच्चे हैं। वो 20,000 तनख्वाह मिलती है उसको, अभी खर्चा भी नहीं पूरा होता हम लोग का, क्या करे। अगर वो पेंशन मिलना शुरू हो जाए तो खर्चा पूरा हो जाएगा? हाँ, ईओबी की वो जो पेंशन है, अगर वो मिलना वापस शुरू हो जाए, 8,000 रुपये मिलती है, 8,000 मिलती है बस। गुजारा हो ही जाएंगे ना, कुछ तो गुजारा हो ही जाएगा ना। कुछ तो गुजारा हो गया। इन्होंने तो बिल्कुल ही बंद कर दिया। एक हमारा बच्चा जब से मिलनी चाहिए, वो जब से बंद कराइए। करोड़ों रुपए कमा, आज जिंदा होता तो क्यों नहीं कमा? माँ बाप के लिए 8,000 से हम लोग का आटा पूरा नहीं होता है। समझे? जो भी है, बाकी बहुत चालू बच्चा है, बीबी है उसकी, 3 बच्चे हैं, 5 साल के अंदर, और हम बुढ़ा बुढ़ी हैं। कितना पैसा बन क्या महंगाई है, क्या करे। वो तो और जैसा मकान बारिश होती, बारिश होती है, अंदर भी बारिश होती है, हम पानी में पड़े रहते हैं, बुढ़ा आदमी। आपके भी बेटे जो थे वो इसमें गए? सोहेल मेरा नाम है, शोएब बेटे का नाम है। बेटे की उम्र कितनी थी? तकरीबन 17 साल था उसका। 11 सितंबर को ये वाकया हुआ था। जी 11 सितंबर को ये वाक़या हुआ था। मैं गांव में गया था, वहाँ एक्सीडेंट हुआ था किसी का। वापसी में जब ट्रेन में बैठा था, वहाँ आग लगी। यहाँ आया तो खिड़कियों से आग बाहर निकल रही थी। आपका भी कोई कफील नहीं है? नहीं, कोई कभी नहीं है। और आपकी भी पेंशन बंद है? अभी सबके पेंशन मिले, 60 करोड़ रुपया है, किसी को 1 रुपया नहीं मिला। भाई और कुछ नहीं कर सकता, पेंशनें तो खोलो। 5 साल पहले आपने पेंशनें बंद कर दी हैं, पेंशन बंद करने की कोई वजह तो हो। आप कह रहे हैं कि बेवा को मिलेगी, माँ मर जाए क्या, बाप मर जाए क्या? अरे ये वो लोग थे कि जिनके छोटे छोटे बच्चे जो थे ना, वो गए थे फैक्ट्री। उनमें से बड़े कम लोग थे जिनकी शादियां हुई थी। ये आपको बता दूं, 18, 19, 20 साल के लड़के थे जिन्होंने उठते के साथ ही, जैसे ही वो उन्होंने होश संभाला, ये वो बच्चे थे कि जिन्होंने अपने घर का कफील अपने आप को होश संभालते के साथ ही उन्होंने बना लिया था। और ये उनकी तो बेवाएं बड़ी कम है, मतलब वो तो गिनती की ऐसी बेवाएं। माँ मर जाए, भूखी मर जाए उनके जाने के बाद, बाप मर जाए। ये जो चाचा ये कह रहे हैं कि मुझे कुछ नजर नहीं आता, कभी खुदा की कसम इनके अभी मैंने हाथ पकड़े, मुझे ऐसा लगा मैंने अपने बाप के हाथ पकड़े। आपको इसमें अपना बाप नजर नहीं आ रहा क्या? बेचारा आदमी, ये बूढ़ा आदमी जो है ना, वो आपकी वजह से भूखा मर रहा है। इसका बेटा जिंदा होता ना, अगर वो जो उसमें शहीद हो गया था, ये बेटा जिंदा होता ना, कभी अपने बाप को इस तरीके से रुलने ना देता। बेटा तो एक तरीके से चला ही गया है, छीन लिया गया है बेटा। कम से कम रियासत तो कम से कम अपना फर्ज अदा करे। और कुछ नहीं कह रहे आपसे भाई, आप इनके जो है वो महल तामीर नहीं करो, इनकी पेंशनें दे दो, अल्लाह का वास्ता इनकी पेंशनें दे दे। ये केस तो हम उठा रहे हैं आज। अभी प्रोग्राम के अगले हिस्से में हम आपको मजीद जो यहाँ के मुतासिरीन है, मैं उनसे आपकी बात करवाऊंगी, लेकिन पेंशन का मामला तो हम लेके आगे जा रहे हैं, और ये तो आपको इस पे सोचना पड़ेगा। ऐसे तो इनको हम भूखा मरने नहीं दे सकते, इसी तरीके से हम इनको सशक्ता नहीं दे सकते। पहले इन पे बहुत बड़ी क़यामत टूटी है, एक और क़यामत इन पे मत तोड़िए खुदा के लिए। छोटी सी एक ब्रेक का वक्त। ब्रेक के बाद खुशामदीद। प्रोग्राम का आखिरी हिस्सा, एक और घर, ये वो घर है जहाँ पे एक और जवान बच्चा जो था, उसने अपनी माँ के सामने दम तोड़ दिया। उसकी माँ खिड़की में उसको देखती रही, और आप जरा सोचिए जो साहिब औलाद है उनको सब्र कैसे आया होगा। एक माँ के सामने उसका बच्चा चल रहा है और वो देख रही है, वो कह रहा है बचाओ बचाओ। कोई माँ जरा अपने आप को रखे ना इस माँ की जगह पे, और कोई बाप रखे अपने आप को उस जगह पर।
اور پھر وہ مجھے بتائے کہ کیسا لگتا ہوگا. جو میں سوال ان سے یہ پوچھ ہی نہیں سکتی ہوں نا کہ کیسا لگا آپ کو اس وقت, یہ تو بیوقوفانہ سوال ہے, لیکن میں صرف یہ ابھی کیمرے کے آگے میں صرف یہ کر رہی ہوں, ذرا پوچھیے کبھی ان سے گزری کیا ہوگی ان کے اوپر قیامت. ایک اور قیامت خیز ایسا گھر جہاں پہ قیامت گزر چکی ہے, ایک ماں سے ہم ملنے کے لیے جا رہے ہیں. چلیے میرے ساتھ آپ بھی چلیے. گھر کے اندر ہم آ چکے ہیں اور یہ ہے 22 سال کا وکاس. وکاس کو پیار سے گھر میں وکی کہتے تھے. اس ماں نے جب مجھے بتایا, یہ بڑی حوصلے مند خاتون ہے, انہوں نے مجھے بتایا کہ میرے بیٹے کی جب مجھے لاش ملی ہے نا تو وہ جس کنڈیشن میں تھی, وہ خیر میں ان کی زبانی آپ کو سنوا دیتی ہوں. انہوں نے خود مجھے یہ بات بتائی تو اس وجہ سے میرا حوصلہ ہے کہ میں تھوڑا سا ان سے اس حوالے سے بات کر سکتی ہوں, ورنہ جو صبر کی بات ہے تو وہ 11 سال بعد تک نہیں آیا ہے. اب بات یہ ہے کہ OBI کی یہ جو پینشن کا معاملہ ہے وہ تو ہمیں اٹھانا ہی ہے, لیکن ساتھ میں ہمیں نا وہ جو سرد مہری ہے ہمارے معاشرے کی وہ بھی ذرا تھوڑی سی یاد دلانی ہے. اور ساتھ میں میرے موجود ہے مقدس وکاس کی چھوٹی بہن ہے, اور جس وقت یہ وکاس کا واقعہ ہوا تھا, یہ سانحہ ہوا تھا, سانحہ بلدیہ, اس وقت یہ صرف 3 سال کی تھی, تو فیڈڈ میموریز اس کے دماغ میں ہے. لیکن یقین کریں کہ یہ حیران میں اس وقت رہ گئی کہ خون کسے کہتے ہیں, خون کی طاقت کیا ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ نے خون کا رشتہ کیسے بنایا ہوا ہے. یہ بچی صرف 3 سال کی تھی جس وقت یہ حادثہ ہوا ہے, لیکن یہ اپنے بھائی کو ابھی تک ایسا فیل کرتی ہے. میں نے اسے معلوم جب جس طریقے سے کیا تو مجھے لگا تھا کہ شاید اس کو اتنا کچھ یاد نہیں ہوگا. اسے 3 سال کی عمر میں اپنے بھائی کا وہ تھوڑی سی فیڈڈ میموریز کے ساتھ ساتھ روزانہ اپنے بھائی کی تصویر تذکرہ اتنا وہ سنتی ہے کہ اس کو اسی طریقے سے احساس ہے جس طریقے سے کسی بڑی بہن کو یا ایک ہوش مند بہن کو ہوتا ہے. یہ وہی والا احساس اس کو ابھی بھی. اب مقدس سے بھی بات کریں گے, بلکہ میں شروعات مقدس سے ہی کر لیتی ہوں تاکہ میں تفصیل سے پھر ان کی والدہ سے, وکاس کی والدہ سے بات کر سکوں. مقدس, آج اتنے سال ہو گئے, 11 سال ہونے والے ہیں, تو 3 سال کی تھیں اس وقت جس وقت تم یہ حادثہ ہوا تھا. تھوڑا بہت یاد ہے کہ بھائی کی شکل, بھائی کا تھوڑا سا آنا جانا کچھ تو یاد ہوگا؟ مجھے خیر اتنا نہیں یاد ہے, تب میں چھوٹی تھی نا, تو اس دن مما نے ان کو اٹھایا تھا, ہاں سوئے ہوئے تھے, تو مما بولی تھی کہ بیٹا اٹھ جاؤ دیر ہو رہی ہے نا, تو مطلب سوئے ہوئے تھے نا, پھر وہ جلدی. بھائی سے ویسی پیار تھا اس وقت, بھائی سے جس طرح ہوتا ہے نا, جس طرح میں اپنے بھائی سے, اللہ ان کو زندگی دے, میں بہت اٹیچ تھی, میں سوتی بھی انہی کے ساتھ تھی, کھاتی بھی انہی کے ساتھ تھی. تو تمہارا کوئی ایسا تھا ان کے ساتھ؟ جی ایسا تھا, کیونکہ چھوٹی بہن سے بہت ہوتا ہے عموماً بھائیوں کو. جی ماشاء اللہ میرے تینوں بھائی مجھ سے زیادہ پیار کرتے تھے. تو وہ جو بھائی وکاس ہے, تو جب ماما کا انہوں نے اٹھایا, وہ گئے ہیں, اور جس وقت یہ حادثہ ہوا ہے تو کچھ اندازہ تھا کہ کیا قیامت اس گھر پہ ٹوٹی ہے, تمہارا بھائی چلا گیا ہے, تو اس وقت کچھ یاد ہے تھوڑا سا کہ کیا گزری تھی یہاں پر؟ نہیں مجھے یاد نہیں ہے. تب مما لوگ کا فون آیا تھا, تو پھر مما لوگ مطلب کہ رونے لگ گئی تھی مما, پھر مما ہی لوگ گئے تھے بس. ماما رو رہی تھی. اچھا, میں ماما سے ہی بات کرتی ہوں. بیوی, یقین مانیے کہ میرے میں نا ایسے پروگرام کرتے وقت ایک ماں سے بات کرنے کے لیے حوصلہ ختم ہو جاتا ہے. آج 11 سال بعد بھی آپ کی آنکھیں نم ہیں, آپ رو رہی ہیں, اور میں جان بوجھ کے وکاس کی تصویر آپ کے سامنے اس وجہ سے نہیں کر رہی ہوں کہ ریٹنگ کے لیے مجھے کیش نہیں کرنا ہے کسی کا دکھ یا پھر جذبات جو ہوتے ہیں. مجھے صرف اتنا بتائیے, اس دن جس دن یہ بچی بتا رہی ہے, اس دن آپ نے اس کو اٹھایا, وکاس کو, اندازہ تھا کہ جس بچے کو آپ اٹھا رہی ہیں, آپ ایک طریقے سے اس کو جس جگہ پہ روانہ کر رہی ہیں وہ اس کا سفر آخرت ہے, کچھ اندازہ تھا اس وقت؟ ایک ماں نے تھوڑی سی گواہی دی تھی دل کی. اسی بات کا ہی دکھ ہے کہ میرا بیٹا ایسے اندر سویا ہوا ہے, تو میں بولتی ہوں بیٹا اٹھ جا. وکاس ایسے سو رہا ہے کہ جیسے کبھی کمپنی گیا ہی نہیں ہے, ایسے ایسے کر کے اس کو ہلا رہی ہوں. میں نے بولا اٹھ جا. میں نے جیسے اس کو اٹھایا, اس نے, میرے بیٹے نے اپنے ہاتھوں سے چائے پکائی, خود ہی چیک. تو میں اسی چیز کا افسوس ہے کہ میں اپنے بیٹے کو جاتے ہوئے دیکھا نہیں ہے. بہت دکھ ہے میرے کو اس چیز کا. شام کو جیسے بارش ہو رہی ہے تو میرے دل میں نا بہت ایسے پریشانی ہے. میں بولتی ہوں, فون کرتی ہوں, میں نا بیلنس نہیں ہے, میں نے کسی کو بولا میرے کو بیلنس کراؤ, میں اپنے بیٹے سے بات کر لوں. بات کری, میرا بیٹا بولتا ہے امی پیمنٹ ملے گی, جو سیلری ملنی تھی. جی, تو میں 8 بجے ہم لوگ آ جائیں گے. 8 بجے, 8 بھی بج گئے, 9 بھی بج گئے, بیٹا گھر نہیں آیا.
फिर बाद में तो कंपनी में फ़ोन करा, मैंने बोला फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे। कंपनी में एक ठेकेदार को कर रही हूँ, दूसरे को कर रही हूँ, तीसरे को। तीसरे ने बोला जो उनका अपना ठेकेदार था, वो बोलता है तुम्हारे कुछ नहीं लगते। मैंने उसको पूछा, मैंने कहा हुआ क्या है? बोलता है कि ऐसे ऐसे कंपनी में आग लग गई है। बस वो खड़ी थी, ये खड़ी है। आज भी मेरे को इंतज़ार है कि शायद मेरा बेटा घर आ जाएगा, लेकिन घर पे नहीं आया। आपने मुझे ऑफ द कैमरा एक बात बताई और मेरे रोंगटे खड़े हो गए। आपने कहा कि मेरे बेटे की, जब मैंने उसे जीता जागता खूबसूरत, मैंने अपना बेटा यहाँ से दरवाजे से मैंने रवाना किया था आखिरी दफ़ा, और जब वो वापस आया तो उसकी हालत ऐसी थी कि उसकी शिनाख्त मुमकिन नहीं। शिनाख्त 3 दिन के बाद हम लोग ढूंढते रहे। ये मेरा बेटा साथ था मेरा जी, इसका जो बड़ा भाई है। लोग ढूंढते ढूंढते हॉस्पिटल में देखा तो मेरे को ठेकेदार ही और दूसरे लोग बोलते हैं यार तेरे को आओ, इसका कौन है वारिस? मैंने बोला मैं। बोलता है मैं अंदर गई, मेरा बेटा ऐसे ना, छोटी सी जगह है नीचे, सब लाशें पड़ी, छोटी की जगह है, और मेरा बेटा ने ऐसे करके लटाया हुआ है। वो ऐसे था, ऐसे छुपा हुआ जड़ा होता है ना एक इंसान, ऐसे था। जैसे वो आग से बचने के लिए अपने आप को उसने बचाया। आपके आग से ऐसे बचने। फिर मैं गई अंदर, मेरे को लेके गए। मैंने फिर अपने बेटे की शिनाख्त की, अपने बेटे को देखा। मैंने बोला यही मेरा बेटा है। शिनाख्त करके फिर रात को 7-8 बजे तक, मैं 9 बजे तक ले आई थी अपने बेटे को घर पे। मैं अगर ऐसी माँ से मालूम करूँ ना, तो ये कहेंगी कि वो जो क़यामत होगी ना, वो जो अल्लाह भेजेगा क़यामत, और वो जो रोज़े क़यामत का दिन होगा, वो तो आएगा। हम पे तो पहले से क़यामत गुजर चुकी है, वो जब आएगा तो देखा जाएगा, उस वक्त तो अल्लाह जाने और हम जाने। लेकिन ये क़यामत तो हम पे जो गुजरी है, तो ये भी कोई कम नहीं थी। मुझे ये बताइएगा कि 3 दिन बाद आपका इकलौता वो बेटा उस वक्त था जो कि कमा रहा था। अब आप लोगों के लिए एक तो क़यामत ये कि वो बच्चा आपने खो दिया अपना। दूसरा सवाल एक ऐसे तबके के लिए सबसे बड़ा ये होता है कि मेरा तो कमाऊ पूत चला गया है, घर का क्या होगा? ये ख्याल आया था? जी आया था, किस माँ को नहीं आता। बच्चे छोटे छोटे होते हैं, हम लोग उनको पढ़ा नहीं सकते, लिखा नहीं सकते, सिर्फ मेहनत कराते हैं अपना पेट पालने के लिए और हलाल की कमाने के लिए। हलाल की कमाने के लिए। तो वो बच्चा हक हलाल दी कमाने जाए और वो बच्चा भी नहीं रहे, हम लोग को कुछ मिले भी नहीं, तो वो क्या होगा फिर हमारा? आप ये बताइएगा कि इंसाफ अगर मैं आपसे पूछूं तो कोई इंसाफ की नामी कोई आपको चीज़ नज़र आई थी इस पूरे केस में? कोई भी नहीं, कोई भी नहीं आई। सब बातें करते हैं बड़े बड़े, ये बल्दिया में जैसे वो बरसी आती है, चली जाते हैं, सब अपने घर चले जाते हैं, कोई किसी को पूछता नहीं। बाद में कोई किसी को कोई चीज़ नहीं पहुँचाता, ये नहीं बोलते से चलो भाई, ये होता है ना कि 10-20 हज़ार भी किसी की मदद कर दे। मैंने किसी कौन को नहीं देखा कि किसी की मदद करते हुए। अफसोस इस बात का है कि वो बाद में पता चला था कि वो आग लगाई गई थी। ये ऐसा नहीं था कि वो लग गई हो, वो आग लगाई गई थी। तो मेरे ख्याल में कि ये दुख आपका कोई बढ़ नहीं गया होगा इस बात से। काश कभी हमारे बच्चों के सामने उनके अपने होते तो फिर उनको एहसास होता। मैं तो आज भी बोलती हूँ कि हमारे बच्चे जो कुछ लोगों को दे रहे हैं या नहीं दे रहे या क्या कर रहे हैं, मालूम नहीं क्या है, लेकिन हमारे बच्चे वापस कर दे, इससे ज़्यादा हम लोग भीख मांग के उनको देंगे, मालकों को भी दूसरों को भी। इन्होंने पंजाबी में मुझे जो बात की है ना, वो मैं आपको ट्रांसलेट करके बता दूं। उन्होंने कहा है आप कुछ ना करें, हमारे बच्चे हमें ला दें, जितना आपने हमसे कमिट किया ना, जो अभी तक आपने दिया नहीं है, उतना दिया नहीं है आपने, उससे ज़्यादा हम आपको दे देंगे, चाहे हमें भीख मांगनी पड़े, उससे ज़्यादा हम आपको दे देंगे, हमारे बच्चे एक दफ़ा ले आओ। ये मुझे बताइएगा कि 5 साल हो गए, अगर मैं गलती पे नहीं हूँ, पेंशन आपकी जो थी वो 5 साल पहले बंद कर दी गई है, कोई वजूहत उन्होंने बताई है उसकी? नहीं, कोई नहीं बताई। और उस पेंशन के बंद होने से आपको कोई फ़र्क पड़ रहा है? बहुत फ़र्क पड़ता है गरीब को, क्यों नहीं फ़र्क पड़ता। जो 5,000 रुपये आएंगे तो वो ज़रूरत पूरी होगी ना। तो 5,000 रुपये, बस 5,000 रुपये? हाँ, 5,000 रुपये आते थे। ये यूपी वाली जो पेंशन बंद हुई है वो 5,000 थी। सिर्फ 5,000 रुपये? 5,000 गरीबों को मिलते थे। और आपको इसमें गुजारा होता था? हाँ, सारे करेंगे, गरीब लोग क्यों नहीं करेंगे।
5,000 में भी होता है। आपको कुछ थोड़ा सा अंदाजा है कि जो हुकूमतें हैं इस दौरान में, इन 10 सालों में अगर हम देखते हैं, 10 सालों में या फिर आप 11 सालों में आप कह लें, हुकूमतें आई गई, पीटीआई की भी हुकूमत आई, नवाज लीग की भी हुकूमत आई, जिस वक्त ये वाकया था उस वक्त मतलब उनकी भी जो थी वो गवर्नमेंट थी, पीपल्स पार्टी की भी गवर्नमेंट थी, और आपने हर गवर्नमेंट देखी है इसके अंदर, तो मतलब यानी कि नवाज शरीफ की गवर्नमेंट, हर आपने गवर्नमेंट देखी है ना, हर अगर हम सिर्फ कराची की बात करते हैं तो वो मुसलसल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, मतलब हर तरह की गवर्नमेंट आप लोगों ने देख ली, वफाक में भी और सिंध में भी। सिंध में तो चलो एक ही वो है, लेकिन आपने देख लिया, सबके वो देख लिया आपने। इतने अरसे में किसी ने भी आपसे कोई जो वादा किया था वो पूरा नहीं किया? नहीं, किसी ने भी नहीं किया। नवाज शरीफ ने 3 लाख का ऐलान करके गैसी कंपनी रख गए, उन्हें भी कोई वादा नहीं पूरा करा। फिर ये सिंध वालों ने बोला 1 प्लाट और 1 नौकरी देंगे, उसका भी कुछ नहीं हुआ। हम लोगों ने रोडों के ऊपर, गर्म रोड के ऊपर हम लोग पूरा पूरा दिन बैठ के भी एहतजाज भी करें, बहुत कुछ करा, लेकिन गरीबों की सुनवाई नहीं हुई, और सानू पता है होनी भी नहीं है। गरीब लोग ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਜਿਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇ। ਤੁਸੀਂ ਬਸ इंसाफ चाहते हो? जी, इंसाफ चाहते हैं ਅਸੀਂ। जनाब ये प्रोग्राम तो अभी ख़त्म हो रहा है, लेकिन ना दुख ख़त्म हो रहा है इन लोगों का और ना इनकी मुसीबतें ख़त्म हो रही हैं। वो मुसीबतें जो 11 सितंबर 2012 में उस वक्त सिर्फ गुर्बत थी इनके पास, और एक हक हलाल की कमाई से वो अपना एक घर का निज़ाम मेंटेन किए हुए थे। भले ये गरीब थे लेकिन निज़ाम चल रहा था इनके घर का। 11 सितंबर 2012 के इस बल्दिया फैक्ट्री के सानहे के बाद इनकी जिंदगी उस वक्त से एक तितर बितर जो हुई है, एक शराजा इनकी जिंदगी का बिखरा हुआ है, वो अभी तक संभल नहीं पाया। हर साल गुजरते साल के साथ साथ, गुजरते वक्त, गुजरते लम्हे के साथ साथ इनकी मुश्किलात बढ़ रही हैं। और बदकिस्मती ये है कि इनका एक दुख तो हम पूरी दुनिया अगर कोशिश भी करे तो वो खत्म नहीं कर सकती। औलादे गई इनकी, इनके बच्चे गए, वापस नहीं आ सकते। बहरहाल आज का प्रोग्राम, ये खुसूसी प्रोग्राम बस यहीं तक। फॉलो प्रोग्राम हम इंशाल्लाह ताला इस पे नजर रखेंगे। उम्मीद है कि हमें फॉलो अप प्रोग्राम करने की जब अगली दफा मौका हमें इस फॉलो अप प्रोग्राम का मिलेगा तो किसी अच्छी खबर के साथ मिलेगा। फिल वक्त मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। अल्लाह ने के बाद।